अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात वोटर्स की पहली पसंद कौन सी जमात है? आज एक सर्वे हुआ और उसके अंदर जो बताए जा रहे हैं नताइज, उसके अकॉर्डिंगली आप वोट किस पार्टी को देंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में, उसका नतीजा जो है वो सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस वक्त जो गैलेप पाकिस्तान और प्लस कंसल्टेंट की जानिब से जो एक सर्वे आया है उसके हवाले से, इंतखाबात के हवाले से अलहदा अलहदा सर्वे किए गए, जिसमें अवाम से उनकी पसंदीदा जमात से मुतालिक राय ली गई, जिसमें इस वक्त सबसे आगे जो हमें नजर आ रही है जमात, वो नजर आ रही है 35% लेके जी पीटीआई। और एक अगर मैं ये आ रही है बेसिकली पल्स के हवाले से, और दूसरी अगर मैं बात करूं पल्स कंसल्टेंट की, और अगर मैं गैलप की बात करूं तो गैलप में बताया जा रहा है जी अगेन पीटीआई इज ऑन नंबर 1 और 27% बताया जा रहा है कि जी वो आगे होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर से लीड करी है दोनों सर्वेज में। एक तरफ 24% हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी गैलप सर्वे बताता है, दूसरी तरफ जी जो इस वक्त हमें बता रहा है कंसल्टेंट प्लस कंसल्टेंट जो सर्वे बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली जी 26% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे नजर आ रही है लीड करते हुए। थर्ड नंबर पे इस वक्त हमें गैलप सर्वे में बता रहा है जी पीएमएलएन जो है वो 14% लेकर तीसरे नंबर पर है। इंडिपेंडेंट वोट्स हमें 12% नजर आ रहे हैं। जेयूआई 4% बताता है। दूसरी तरफ मैं अगर पल्स कंसल्टेंट की बात करूं सर्वे की, तो उसमें बताया जा रहा है जी पीएमएलएन जो है वो 14% लेके, आई मीन द सेम थिंग विच हैज बीन डिस्कस। इंडिपेंडेंट में भी जी 12%, द सेम रेशो जो गैलप ने बताया, और 4% द सेम वन जेयूआई की बात हो रही है। ये इस वक्त का सर्वे है जो कि आवाम से पूछा गया और उनकी राय के मुताबिक जो है वो मुरतब किया गया है, और इस सर्वे से बताया जा रहा है कि जी हुकूमत आगे है नंबर 1 पे, अगेन सेकंड लीड के साथ पीपल्स पार्टी दूसरे और पीएमएलएन तीसरे नंबर पर है। लेकिन दिस इज नॉट अ फाइनल रिजल्ट। गॉड नोज के जी उस दिन क्या हो सकता है, इलेक्शन वाले दिन 15 नवंबर को क्या होगा गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर का क्या फैसला करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, ये 15 नवंबर को ही फाइनल डिसीजन आएगा जब इलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ जी आज हमारे लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, वो फिर से मैं दोबारा, क्योंकि कल भी मैंने बात की थी और अगेन मैंने बात करनी है आज भी, कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके तहत मज़ारात और सिनेमा घर फौरी बंद करने का फैसला एनसीओसी में सामने आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैं लेटर ऑन बात करूंगी। तीसरा जी, मुतनाज़ बयान ट्वीट करने पर पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना तनकीद की जद में है, शदीद तनकीद हो रही है। और जी आज जो है इस हवाले से वजाहत भी दी है अमरीकी सफारत खाने ने, जिसके ऊपर शीरी जो वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक है शीरी मज़ाई साहबा, वो कह रही थी कि जी वजाहत काबिल कबूल नहीं है, काफ़ी नहीं है, सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना नाकाबिल कबूल है ये बात। सो जी ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तनकीद का निशाना बना हुआ है अमरीकी सफारत खाने का ट्विटर अकाउंट, क्योंकि वहाँ से जो है वो ट्वीट की गई थी और उसको इंडोर्स किया गया था, और जिसके ऊपर ये सारा मामला कल रात से जो है वो टेकन अप हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ जी अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज भी मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो बात करते रहे कि जी मरीम नवाज साहबा वहाँ स्टेटमेंट देती रहीं, बिलावल साहब भी देते रहे, और उसके ऊपर मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी वहाँ मौजूद है जो कैंपेन का हिस्सा हैं, जिसमें मैं बात कर लूँ जुल्फी बुखारी साहब की, ही इज़ वेरी वोकल देयर, मुराद सईद साहब की बात कर लूँ, एंड द थर्ड नेम इज़ जी अली अमीन गंडापुर। ये 3 लोगों को जी हुकूमत ने नॉमिनेट करके वहाँ भेजा हुआ है और वहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं। तीसरा जी आईजी सिंध से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पीडीएम में निफाक है नहीं है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इसको मुस्तरद किया, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस पर उन्होंने कुछ और ही बातें कर दी। बिलावल साहब जी कह रहे हैं कि नहीं जी इट्स फेयर इनफ, और जी हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उसको सराह रहे हैं, तो वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगैन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात एक होनी चाहिए थी। वेल आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई गेस्ट। सबसे पहले मौजूद हैं जी यासीन आज़ाद साहब हैं, आप सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बार के सदर भी रह चुके हैं, और आजकल इनका स्टेटमेंट बड़ा वोकल है जो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से कहा, और उसके बाद मैं उस पर थोड़ी सी आज तबसरा करूंगी कि वो क्या बात है। दूसरे हमारे बैठे अली अजीज़ जी साहब बैठे एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अली फॉर ज्वाइनिंग आज। साथ ही बैठे जी नवाब तहमूद तालपुर साहब हैं, आप सूबाई वजीर सिंध हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया नवाब तहमूद तालपुर साहब फॉर ज्वाइनिंग आज। सबसे पहले तो मैं यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। यासीन आज़ाद साहब, आईजी सिंध से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट आती है जी,
जो कि आर्मी चीफ साहब ने दी थी, ने जिसका कहा गया था, और आईएसपीआर ने दी। और इसके ऊपर हमने देखा कि जी इसके ऊपर जैसी ये रिपोर्ट आती है उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद और मुख्तलिफ लोग पीएमएलएन के जो है वो तबसरे करते रहे कल से लेकर आज तक, जिसके अंदर नून लीग का जो है इंक्वायरी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है स्टिल। सो व्हाई इज़ दिस सो? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इसको जो है वेलकम कर रही है और सारी चीज़ें कर रही है, नून लीग क्यों नहीं पसंद कर रही? वहाँ तो एक अच्छा डिसीजन हो गया, ऑफिसर्स को हटाया जा चुका है, उनको भेजा जा चुका है जीएचक्यू, मजीद उनके ऊपर इंक्वायरी होने की बात हो रही है और जो कि फाइनल एंड तक जाएगी। देन व्हाई यू पीपल आर नॉट वेलकमिंग इट? अभी भी व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहाँ इशू आ रहा है जो आप समझ रहे हैं कि जी गलत है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पहली दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंक्वायरी होल्ड करने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि आईजी सिंध के मामले में रेंजर्स और आईएसआई दोनों इन्वॉल्व हैं। दोनों ने जज्बाती अंदाज में स्टेप लिया या नहीं लिया वो एक अलग बात है। तो अब इस चीज़ का एतराफ़ कर लेने के बाद जब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कभी कभी ये कहते हैं कि इदारे अपने आइनी हदूद से हटकर एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं और इदारे अमूमन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, कल इस बात की तस्दीक हो गई कि इदारे अपने मामलात में इंटरफेयर करते हैं। नंबर 2, आईजी सिंध को जिस अंदाज में ले जाया गया, ये तो यूँ लगता है कि जब वक्तन फ़क्तन किसी इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को रिमूव करना होता है तो जो मेरे अम्बतरों अस्सलाम वालेकुम करके आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुँच जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को उठा के फ़ारग करके घर भेज देते हैं। अच्छा, तो जो ये नारा है कि एस्टेब्लिशमेंट वक्तन फ़क्तन तमाम मामलात में इंटरफेयर करती है, मैं इसलिए ये बात कहता हूँ और अमूमन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एस्टेब्लिशमेंट आइनी एतबार से एग्जेक्टिव के ताबे है। पहली बात, कोई वो जिस तरह अदलिया का इदारा है, पार्लियामेंट का इदारा है, एग्जेक्टिव का इदारा है, वो उस अंदाज में इंडिपेंडेंट नहीं आइनी तौर पर, और आप एग्जेक्टिव के ताबे हैं तो आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक डिफेंस सेक्रेटरी है या मिनिस्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आइन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व हों और आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आइन जो ओथ है वो उठा के देख लें, मैं आइनी बात करता हूँ, वो उठा के देख लें, तो सियासत पे बात करना टोटली उनके लिए मना है, नहीं है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि एस्टेब्लिशमेंट तमाम मामलात में इंटरफेयर करती है और इसकी तस्दीक कल पहले इनडायरेक्ट था, अब डायरेक्ट है। आईजी सिंध वाला जो इंसिडेंट है वो आपके सामने है। नंबर 2, उसी वाक़या के अंदर चादर और चार दीवारी की जो बेहरमती की गई उस पर भी जो मरकज़ ने, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको कंडेम तक नहीं किया कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ कि 5 स्टार होटल में आप जाते हैं और तो दरवाज़े तोड़कर आप इंटर होते हैं। अब ये तमाम मामला अगर देखने के बाद जो हम कहते हैं कि क्या आईएसआई के और रेंजर्स के जो लोग हैं वो छोटा तबका बीच में इन्वॉल्व है या ये फ़ैसला आला सतह पे हुआ, तो हम ये जानने चाहते हैं कि पहले ये तो बताएं कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ आपने एक्शन लिया वो लोग हैं कौन, उनका स्टेटस क्या है, ब्रिगेडियर लेवल के हैं, कर्नल लेवल के हैं, कौन है। मेरा ये कहना है कि ये इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की है और उसके बाद ये मामलात हुए और आपने सुबह 6 या 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे आईजी को लेकर चले गए। कल भी एक प्रोग्राम में वो जनरल साहब कह रहे थे कि नहीं यही ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लेके गए और एफआईआर जब आपने कटवाई तो मिनिस्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो एक्ट है कायदे आज़म का उसमें तमाम ऑफेंसेस जो हैं अवेलेबल हैं, उसमें किसी किस्म, और कौन एफआईआर कटवा सकता है, वो बोर्ड के लोग जाके कटवा सकते हैं, कोई और नहीं कटवा सकता। यहाँ आईजी को ले गए तो ज़ाहिर है उस एक्ट के तहत तमाम ऑफेंसेस अवेलेबल थे, तो आपने उस आदमी को गिरफ़्तार करना था एक सिटिंग एमएनए को, तो आपने क्या किया कि जब आप ले गए तो आपने एफआईआर के अंदर 506 बी का इजाफ़ा किया। 506 बी का मकसद ये होता है क्रिमिनल पीपीसी में किसी को जान से मार देने की धमकी, उसकी कोई एविडेंस नहीं मिली। अभी जो रिपोर्ट आई है वो केस अब ख़त्म हो गया कि वो झूठा केस था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 506 बी जब आईजी को आप लेके गए
और आईजी के इस्तीफ़े के बाद, छुट्टी का दरख्वास्त के बाद, या उनके साथ एक बारी नफरी के जो एप्लीकेशन आई कि हम अपने घरों में जाना चाहते हैं, छुट्टी हमें 2-2 महीने की दे दें, इस बात की तस्दीक होती है कि आपने जो एक्शन आईजी के ख़िलाफ़ किया वो गैर कानूनी था, गैर आइनी था। तो जो आप ये बात करती हैं कि एक पार्टी अप्रिशिएट कर रही है, एक नहीं कर रही है, पहली बात यह है कि उस रिपोर्ट को पब्लिकली अनाउंस करें कि ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि रेंजर्स के जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई या आईएसआई के लोगों के जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, उनकी हैसियत क्या है, क्या वो कुर्बानी का बकरा बने हैं, और इस पूरे प्रोग्राम का मास्टरमाइंड कौन है, ये जानना हमारा हक है। मैं कहता हूँ कि मास्टरमाइंड प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट शामिल है, और प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट से इदारों को इस्तेमाल किया गया और तमाम मामला जो ये सामने आए। तो ये रिपोर्ट हम चाहते हैं कि पब्लिक होनी चाहिए। नंबर 2, जो कुछ हुआ इस रिपोर्ट के बाद, आपने कहा कि मिलिट्री एक्ट के तहत इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी हमें नहीं पता। आपने कहा कि उनके ओहदों से हटा दिया गया, क्या आपने उनको डिसमिस किया, फारग कर दिया टोटली, क्या कोई इंक्वायरी होल्ड की है उनके ख़िलाफ़, क्या किया है, इसकी कोई वजाहत चूँकि रिपोर्ट पब्लिकली हमारे सामने नहीं आई। तो हम चाहते हैं उसको रिपोर्ट को पब्लिक करें, किन लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया उनके नाम सामने आने चाहिए, और फिर हमें यह पता चलना चाहिए कि क्या एक्शन जो लिया गया फिर वो कुर्बानी के लिए छोटे लोगों का इंतखाब किया गया या उसमें कोई बड़ा भी शामिल है। ठीक है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स अली अजीज़ जी साहब। अली अजीज़ जी साहब, मुझे बताइएगा कि आईजी सेंट से मुतालिक जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है और अब ये जो बात हो रही है ख़ास तौर पे इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है? अब आप लोग मान रहे हैं, क्योंकि कल भी प्रोग्राम में मैं जिस तरह से देख रही थी कि आप लोग तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने वो क्लिप भी चलाया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी जब उन इंटरव्यू दे रहे थे एक वो, और वो क्लिप भी सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि जी इट इज़ अ जोक, मुझे तो मजाक लगता है ये। तो अगर इतनी बड़ी बात मजाक थी और सारी चीज़ें थी, तो अभी भी आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो केस भी डिसमिस हो गया, वो केस ही केस नहीं रहा, क्योंकि आपको पहले भी मैंने इसलिए बुलाया था जब ये मामला हुआ था कि आपके अपने हलके में वो थाना लगता था जहां आप इसके लिए मौजूद थे बात करने के लिए, एफआईआर के लिए। सो अब तो ये सारा क्लियर हो गया है माजरा कोर्ट्स की तरफ से भी, और जो इदारों ने अपनी जामे रिपोर्ट पेश की है, अब एक रिपोर्ट आने का की इंतज़ार है, और वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो व्हाट यू पीपल आर सेइंग ऑन इट, क्या स्टांस है आप लोगों का? देखिए, हमारा तो शुक्रिया। देखिए, हमारा तो पहले भी स्टांस ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो सिर्फ एक एफआईआर, जब मैंने आपको लास्ट शो में था, मैंने आपको उस टाइम भी यही कहा था कि हमने एक एफआईआर, क्योंकि मेरा एरिया था वो, और एक वहाँ पे एक एफआईआर कटी लॉन्च हुई, हम वहाँ तक थे जिस तरह हमें उस टाइम भी एसएचओ और डीआईजी से जब बात हो रही थी, उसी दिन इनका वहाँ पे एक जलसा भी हो रहा था। तो उसका हमें तो नहीं पता जो सुबह क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने कहा चीफ ऑफ द आर्मी साहब से रिक्वेस्ट की, और आज वो कल उसकी रिपोर्ट भी आ गई सारी, जिस तरह ये बात कर कल रिपोर्ट और परसों केस जो सारा डिसमिस हुआ है, जो कोर्ट में चला है सारा तो प्रोसिक्यूशन वो और उस पे हाँ। आज अलीम आदिल शेख का भी स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। उसने कहा कि वो जो विटनेस पता है बुरा बयान के लिए रेडी है आने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि उसमें एक और ऐड कर दिया था क्लॉज, पत्नी कौन से उसका जान से मार नहीं, हाँ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 506 राइट। वो अकॉर्डिंग टू उनके स्टेटमेंट किया कि जी मेरा तू मैं हुई वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे गया था कायदा मज़ार पे, तो उस बात पे वो ऐड हुआ, जो भी हुआ आपको पता ही होगा सारा। तो आज अगर मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने, जिस तरीके से एक कहा था कि इंक्वायरी होगी और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने इंक्वायरी की, अच्छी बात है सामने। अब तो ये देखना है कि सिंध का जो सीएम की एक इंक्वायरी है, जिसको उन्होंने कहा था एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, आज तक वो नहीं आई। अब तो वो आनी चाहिए कि जहाँ पे बगावत किधर हुई पुलिस, सिंध पुलिस की जो कंटेंट था तमाम लेटर्स का, वो भी सब सामने आना चाहिए। उस ये तो पूरी डिटेल में समझता हूँ, वहाँ से तो क्लियर हो गया, आ गया, अब आ गई रिपोर्ट। अब तो असल तो यहाँ पे आनी चाहिए कि किसने यहाँ पे बगावत की, कौन था आईजी को सब बोलने वाला, कौन था उन पुलिस एहलकार को बोलने वाला कि जी सब छुट्टी पे चले जाएं। फिर लेटर जो देखें वो उसका कंटेंट देखें, सब एक जैसा था। कि ये तो पीछे पूरी कॉन्स्पेरेंसी यहाँ सिंध से लग रही है मुझे, जो हम पहले भी कहते आ रहे थे और आज भी वही सामने आ रही है कि अब ये रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा सामने क्या है क्या नहीं है। अब तो इनको देखना है कि जिस तरह बिलावल साहब ने वहाँ पे बात की, अब तो मैं कहता हूँ अब बड़ा दिल करे ना, आए सामने लाएं, चाहे वो सीएम है, चाहे आईजी, चाहे जो भी है, उनकी भी रिपोर्ट लाएं इसी बड़े दिल के साथ।
वो सामने लेकर आएँ ताकि पता तो चले क्या है क्या नहीं है। अच्छा ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नवाब तैमूर तालपुर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे बताइए क्योंकि आप लोग की रिपोर्ट रह के गेस्ट जो सीएम सिंध साहब ने एक कमेटी बनाई थी वो अभी तक रह गई है इंक्वायरी रिपोर्ट आना, उसकी इंक्वायरी कब तक आएगी? हम कल से ये पूछ रहे हैं, पूरा मीडिया पूछ रहा है कि अब ये रिपोर्ट आ गई है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट कि जी ये किस वक्त तक आ जाएगी, कब आएगी एंड हु इज़ गोइंग टू अनाउंस इट, और क्या वो भी पब्लिश होगी नहीं होगी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और ये चूँकि जो अब इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जो हमारे इदारों की तरफ से और जो ISPR ने हमें जारी किया उसके ऊपर PDM के प्लेटफॉर्म से हम ये देखें अगैन तो अपोजिशन देयर टू ओपिनियंस, PMLN जिस तरह कह रही है उनका ओपिनियन अलग है, बट ऑफ कोर्स बिलावल साहब ने कल आते ही इसके ऊपर फ़ौरन से कहा कि जी हम इसका खैर मकदम करते हैं और उन्होंने इस बात को सराहा। सो व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग नाउ, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टांस, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली तो थैंक यू वेरी मच रिदा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहली बात तो ये है कि झूठ का ना सर होता है और ना झूठ के पैर होते हैं, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर्स कह रहे थे कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, खान साहब कह रहे थे कि ये मजाक कर रहे हैं, इनके वज़रा आके जो बातें कर रहे थे वो आपके सामने है। तो जी तो मेरा भाई है, पर आई एम श्योर शर्मिंदगी उनको तो बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, शर्मिंदगी की बात और इसके बाद ये जो कंफर्म हो गया, एक्शन उठा लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उसके बाद चांटानी पर चपेड़ी आई है उनके मुंह पे जो ये गलत बातें अवाम के सामने कह रहे थे, इलेक्टेड नुमाइंदे होके, वज़रा होके, प्राइम मिनिस्टर होते। यू कैन नॉट लाई टू द पब्लिक, क्योंकि ये सब हुआ ही उनके डायरेक्शंस पे था। इस लेवल की चीज़ कोई वफाकी वजीर तो करने से नहीं रहा। उस दिन सारा दिन हमें फ़ोन आ रहे थे DIG को, SHO को, इनके वफाकी वज़रा के, तो दैट डिडंट मैटर एट ऑल। बात बहुत ऊपर से गई है, और इस चीज़ में तो मैं एग्री करता हूँ मेरे भाई के साथ कि ये जो इंक्वायरी में और इन्वॉल्व थे इससे ऊपर, स्पेशली इफ द प्राइम मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व, ही शुड आल्सो बी सैक्ड एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम एज वेल। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो एक और चपेड़ा लगा है वो ये है कि जिसने FIR कटवाई थी, वो FIR नहीं कटवाई थी कि उन्होंने शोर शराबा किया, वो FIR ये कटवाई थी कि उनके साथ बदतमीजी की है, यानी कि झूठी FIR। उस FIR के बाद जब फोरेंसिक्स हुए, जब जियो फेंसिंग की, तो जिसने कहा था कि मेरे साथ बदतमीजी की है, धमकी में, वो बंदा वहां पे था ही नहीं। हाँ, वो वीडियो जो आई This है, is also, CCTV फुटेज जो निकाली गई है वहाँ मज़ारे का it's एक थी। everywhere. हाँ, तो ठीक है। I don't know how PTI wants to face this, कितने झूठ और बोलने पड़ेंगे इस एक झूठ को या इन दो झूठों को छुपाने के लिए, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। तीसरी बात, जिसने FIR काटी उसे बुलाया हमने थाने में क्या कि भाई पूरा करो इसको और कोर्ट भी आओ, तो उसने कहा भाई मैं इसको परसू ही नहीं करना चाहता। तो दिस इज अगेन कोई बात है, कोई तरीकेकार है? आप जब इतनी बड़ी कदम उठाते हैं, आप सोचे तो सही, जिसने भी ये किया, चाहे कोई फेडरल मिनिस्टर था चाहे वो प्राइम मिनिस्टर था, आपने ज़बरदस्ती एक इतनी बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड की बेटी अपने उसके सन इन लॉ के साथ कमरे में सोई भी है, तो किस किस्म के लोग होंगे जिन ये घटिया हरकत की, उनको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग हैं जी जैसे जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, जो बात करते हैं इज़्ज़त से, पर इस पार्टी में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है उनको आप उतना ऊपर रेस करके लेके जाते हैं। जिस किस्म की घटिया और गंदी बात इस गंदे गंडापुरी ने की एक मोहतरमा के लिए, क्या ये जेब देती है? जब इस गंडापुरी की माएँ और बहनें सुन रही होंगी जिस किस्म की इसने ज़बान इस्तेमाल की, उनको शर्मिंदगी हो रही है उस माँ को कि मैंने ऐसा बेटा पैदा कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होके अब आप ये नहीं डिफेंड कर सकते। ये हर चीज़, मतलब कि अब अगर आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ था और IG इन्वॉल्व था, तो दिस मीन्स दैट यू आर सेइंग दैट द रिपोर्ट बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज रॉन्ग और ही इज टेकिंग द रॉन्ग एक्शन। अच्छा, ये सब चीज़ें इस तरफ क्लियर हो गई। आपने जो दूसरा सवाल किया कि वो नवाज लीग एक पेज पे है, पीपल्स पार्टी एक पेज पे है, दे नॉट ऑन द सेम पेज। देखिए, हमने पार्टीज़म नहीं की है, ना पीपल्स पार्टी नून लीग में गई है, नून लीग पीपल्स पार्टी में आई है। दो नौजवान लीडर्स हैं, नौजवान क़यादत है चेयरमैन बिलावल की और मरियम नवाज साहिबा की, हु आर नाउ टुगेदर एंड ऑफ कोर्स दे विल हैव देयर ओन स्टाइल, वी विल हैव आवर ओन स्टाइल। उनका अपना बयानिया है, हमारा अपना बयानिया है। बात ये नहीं है कि हमें इंक्वायरी पसंद आई या नहीं आई, बात ये नहीं कि हम किसका नाम ले रहे हैं और वो किसका नाम ले रहे हैं। बात ये है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि जिस आदमी ने चीनी की कीमत यहाँ तक पहुँचा दी, आटे की कीमत यहाँ तक पहुँचा दी, जिस शख्स ने लाइफ सेविंग ड्रग्स को 250% प्राइस बढ़ा दी, तो वो तो आवाम को मारना चाहता है ना।
तो ये सारी चीज़ें देख के जिस जिस पार्टी ने यहाँ पर आपके जो कहते थे हम करप्ट नहीं हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जब हासिल किया तो उनके पास 23 ट्रिलियन का खसारा था। मैंने 70-75 साल में ये हुआ, इन लोगों ने 2 साल में उसको डबल कर दिया 43 ट्रिलियन। कौन नालायक है, कौन करप्ट है? और आपने जो सबसे बड़ा नारा मारा था करप्शन खत्म करने का, तो आप 117वें नंबर से 1.5-2 साल में उसको 120 नंबर पर ले गए, यानी कि आपने 3 दर्जे बदतर करप्शन के मामले में इसको कर दिया। तो क्या हम क्या करें? अगर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी इसको आउट ना करे तो क्या अवाम को बेरहम इस हाल में छोड़ना चाहिए हमें? तो हमारा मकसद एक ही है, वो है इसको हटाना और फ्यूचर के लिए एक बेहतर पॉलिटिक्स करने का हमारा तरीकाकार, और इंशाल्लाह उसका फ्यूचर में आप देखेंगे वी विल नाउ बी वर्किंग ऑन अ मच बेटर रिलेशनशिप। इस किस्म के गंडापुरी स्टाइल ना पीपल्स पार्टी में कभी फ्यूचर में आएंगे और ना कभी नवाज लीग में आएंगे। अच्छा चलें, ये एक बड़ा क्लेम है। मैं इसी के साथ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, मुझे बार बार कहा जा रहा है मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, एक विल बी राइट बैक आफ्टर इट। आहिस्ता आहिस्ता कान में आहिस्ता, मैं ये कह रही हूँ यार टिकट डाल लिए हमार, टिकट डाल लिए गैस के तीनों के चल रहे। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो हमाद भाई, विंडो कल तुमने विंडो दी नहीं थी पूरे शो में कल, यार क्या कर रहे हो? अभी विंडो पे आ जाओ भाई, विंडो पे आ जाओ यार, विंडो पे आ जाओ भाई, आधा शो हो गया है, आधा शो से ज्यादा हो गया, कल विंडो पे नहीं आए थे हम। हमाद 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 किधर है? भाई गैस के पेपर कहाँ हैं? तो दो ना, भेजो जल्दी फौरन, किसी को भेजो, अंकल को भेजो, मैं उनको उनके हाथ भिजवा दो जल्दी से। कहाँ बैठ रखे हुए? हाँ उनको बताओ जल्दी से। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो जी पीडीएम की हम बात कर रहे हैं कि पीडीएम में किस तरह से इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जो है वो सराहा है या फिर मैं कहूँ कि रिजेक्ट किया है। दूसरी तरफ जी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मैंने आपको बताई है, आज फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं। दो जो हमारे पास इस वक्त सर्वे हुए हैं, एक गैलप का और एक जो है पल्स कंसल्टेंट का। जी दोनों सर्वेज जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे इस वक्त नंबर गेम्स हैं वो मैंने भी आपको आगाज़ में बताया। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करती हूँ। यासीन रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत रही, सारी चीज़ें हुई और अब जो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे आप लोग कैंपेन भी कर रहे हैं बड़ी भरपूर, जाके मरीम नवाज़ साहबा जो है इस वक्त करिए नायब सदर पार्टी की हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, दे आर द अदर चैलेंजेस एज वेल साइड बाय साइड। तो क्या लग रहा है इस वक्त जो सर्वेज बता रहे हैं थर्ड नंबर पे लीड करती हुई नून लीग नज़र आ रही है, क्या वजूहत है इसकी? गिलगित बल्तिस्तान पहले भी रहा और सारी चीज़ें आप लोग अपने पास देखते रहे, जैसे कि पीटीआई की गवर्नमेंट कहती रही कि जी नून लीग रही है, सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन मसाइल जो है वो हल करने में कामयाब नहीं रहे, क्या वजह रही? मैं डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात क्या देना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब गिलगित वो पहुँचे और उन्होंने जो तकरीर की और ये कहा कि हम गिलगित का अबूरी सूबा बनाने चाहते हैं, मुझे अफसोस तो इस बात को होता है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब एज ए प्राइम मिनिस्टर कहीं जाके स्पीच करता है
तो एटलीस्ट कम से कम ये देख लेना चाहिए कि हमारा आइन क्या कहता है। तो गिलगित को सूबे का दर्जा देने के लिए आपको आइन के अंदर तब्दीली करनी है, और आइन में तब्दीली के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। लिहाजा ये गलत बयानी करना कि हम सूबे का दर्जा देना चाहते हैं, वो गलत है। दूसरा, मैं एक जो चीज़ आज विद ग्रेट रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग माई पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिलगित को जब आप सूबे का स्टेटस देने की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप कश्मीर खास को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कम से कम हमें इस डिटेल में जाना चाहिए कि गिलगित की एक्चुअल पोजीशन क्या है, आज़ाद कश्मीर से उसका क्या ताल्लुक बनता है, हुकूमत पाकिस्तान के और गिलगित के लोगों के दरमियान क्या एग्रीमेंट है। ये तमाम चीज़ें देख कर हमें बात करनी चाहिए। अब आ जाएँ आप इलेक्शन के मतलब। ये बात दुरुस्त है कि गिलगित के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, अमूमन जो पार्टी मरकज़ में इक़्तिदार में होती है वो कोशिश ये करती है कि इस टाइप की गवर्नमेंट बने ताकि मरकज़ जो हमें कोई ना कोई फ़ंड दे या तरक्याती काम हमारे करे। अब इससे लास्ट टाइम चूँकि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उससे पहले यह थी, लेकिन एक तब्दीली देखें गिलगित के अंदर आई है जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस दफ़ा दोनों बड़ी पार्टियां जो PDM का हिस्सा है, जिसके मतलब आप कहते हैं जी शायद इनके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी लोगों के दरमियान नुक्ता नज़र पे इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन जिस मेन इशू पे वो जमा होते हैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है। अब वो जो जितने जलसे हैं इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वेल ऑर्गेनाइज जलसे बिलावल साहब ने किए, सबसे पहले वो एंटर हुए गिलगित के अंदर, और जलसों के एतबार से देखें तो उनके ऑर्गेनाइज जलसे थे बहुत, जिसको मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल लीडर उन्होंने गिलगित के अंदर जाकर अपना टाइम दिया। इवन उस वजह से वो कोयटा का जो जलसा था वहाँ भी नहीं पहुँचे। इसी तरह मरीम नवाज़ के जलसों को अगर आप देखेंगे तो वो आपके सामने है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्टर जाके वहाँ नारे लगा रहे हैं, और वही अमीन गंडापुर जिसने पहले खातून के मतलब रिमार्क्स दिए, उसने यहाँ तक भी कह दिया कि नवाज शरीफ और जरदारी के चाहने वाले सारे के सारे गद्दार हैं। यार जुमले देखें इन मिनिस्टर के। तो जब इस टाइप के जुमले और आप जाके इस तरह की बातें करते हैं, और मैं इलेक्शन कमीशन पे ये एलिगेशन लगाता हूँ कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो फ़राइज़ थे वो पूरी तरह से अंजाम नहीं दिए। मिनिस्टर्स को किसी भी सूरत में जीपी में जाके अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलानी 50 चाहिए। से ज़्यादा सबको नोटिसेस भेजे उन्होंने, शो कौन तो सा फिर सबको डिस्क्वालीफाई कर देना अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को कोई 50-55 से ज्यादा नोटिस भेजे दें, नोटिस। अब करें ना डिस्क्वालीफाई। इससे ये मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन हमारा इतना कमज़ोर है वहाँ पे कि जो हुकूमत चाहेगी वहाँ का वही रिजल्ट आएगा। उसकी वीकनेस ये शो कर रही है। तो जब इलेक्शन कमीशन कैसे, ये तो यासीन साहब आप देखें जो गैलेप के सर्वे हो रहे हैं और जो आज देखें मैं सर्वे हो रहा है वो भी तो कुछ बता रहे हैं ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं सर्वे की बात आपकी अपनी जगह पे सही होगी। ये तो आने वाला 15 नवंबर का दिन बताएगा कि कौन सी पार्टी क्या पोजीशन लेती है क्या नहीं। सर्वे क्या करते हैं कि एक इलाके में चले गए, 10 आदमियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, वहाँ से दूसरी गली में चले गए, दूसरे 10 आदमियों का इंटरव्यू किया, उसमें अगर 6 आदमी एक ही हक में बोले, 4 आदमी तो उसी हिसाब से आप तजिया करते हैं। 1400-1500 आदमियों से रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। मैं आज भी ये दावा करता हूँ कि अगर गिलगित के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस न हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो वहाँ की हुकूमत अपोजिशन की बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद, चूँकि पहली दफ़ा हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि गिलगित के इलेक्शन में हम अपने लोग भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत का डिमांड ये था कि उनको भेजें ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन जो कुछ बाद में हुआ उन्होंने कहा जी गिलगित के इलेक्शन में हम अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ज़ाहिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में है? वो इस वक्त मरकज़ी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इन हालात में मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन गिलगित में भी नज़र नहीं आता। आप रह गया सर्वे या नहीं है, आप जब इलेक्शन 15 नवंबर का है तो मैं किसी सर्वे पे बिलीव नहीं करता। चले मैं ये कहता हूँ कि जो भी है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। जो जलसे हैं वो दोनों बड़ी पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके हैं, और जिस तरह की ज़बान हमारे मिनिस्टर जाके वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको पुरज़र अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। कोई लिमिट तो रखो इस सियासत के अंदर।
ठीक है, वी विल सी इट आफ्टर द 3 days। बहुत करीब है इलेक्शन, 15 को जी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है। अली अजीज जी साहब जो सर्वे बता रहे हैं उसमें तो क्लियर नज़र आ रहा है कि जी पीटीआई जो है वो आगे है इस वक्त नंबर गेम्स में। देखिए पहले तो मैं जैसा भाई साहब ने बात की और फिर तैमूर साहब ने बात की कि जी पीएम को चमाटा या औरों को चमाटा, ये लैंग्वेज नहीं होती बात करने की। मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, और ये ऐसी लैंग्वेज मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और कर भी सकता हूँ कि किसको किस वक्त चमाट पड़ा और चमाटा पड़ा यहाँ पे सिंध हुकूमत में। जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, हाल का इदारों का या पुलिस का या कोई भी इदारों का, ये बातें मैं कर सकता हूँ और मैं उस पर डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से ऐसी लैंग्वेज से रेस करें ज़रा मेरे साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा, नंबर 1। अब बात आ गई कि जी जो आपने कहा गिलगित बल्तिस्तान का, ज़ाहिर है पीटीआई ऑफ कोर्स वहाँ पे नंबर 1 है। उसकी वजह क्या है? अभी ये बात करें कि जी पीएम ये पीएम वो पीएम ये सारे, इनको अभी पीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि जिस तरीके से माशाल्लाह पाकिस्तान जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, वो आपके सामने ही होगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट ग्रोथ रिकवर फास्टेस्ट इन साउथ एशिया, ये भी आपको पता होगा सारा। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये पिछले 3 महीने से पॉजिटिव है, 12 बिलियन डॉलर ये 3 महीने से पॉजिटिव जा रहा है, ये भी आपको पता ही होगा सारा। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 68% मंथ टू मंथ 189 मिलियन इन सितंबर 2020। ये सारी चीज़ें हैं। एफबीआर कलेक्ट्स 133 ट्रिलियन टैक्स अगेंस्ट जितना 132 के था। ये एक्चुअली सारी पाकिस्तान रुपीज रैंक एज एशिया 3rd बेस्ट करेंसी, ये भी आपके सामने ही होगा, खबर सारी है। तो ये फिर एक्सपोर्ट सर्च जो गया आपका, फिर सीमेंट का आप देखें 70 साल 72 साल में कभी ऐसा नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोग जो हैं बच्चे नहीं हैं, लोग समझते हैं सारा कि जिस तरह पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस मुल्क को ऊपर लेके जा रहे हैं, ये उन सब चीज़ों की वजह है जो वहाँ पे जो गैलप रिजल्ट आया है गिलगित का, या अभी पूरा उठा के देख लें, इनकी बातों से कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ना। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान जिस तरह ऊपर जा रहा है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, चीज़ें तो और भी हैं मेरे सामने। करंट अकाउंट बैलेंस टर्न अराउंड भी है सारा, टोटल डेबिट सर्विस इन लास्ट 2 ईयर्स 5000 बिलियन का वो भी है, बहुत सी चीज़ें माशा। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो लोगों ने सर्वे में पीटीआई को लिया। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इसलिए क्योंकि 3 दिन बाद इलेक्शन है, तो वो सामने वैसी पिक्चर आ जाएगी सामने कि क्या है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह ये दुनिया पाकिस्तान खुद देखेगा और कौन बात जीतेगा लेकिन कौन अली नहीं। अजीज जी साहब, ठीक है ये वाले फैक्ट्स जो आपने गिनवाए वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने ही इदारा शुमारियात की रिपोर्ट्स को भी जहाँ जहाँ खड़े होकर जलसों में ख़िताब कर रहे हैं बल्तिस्तान में और दूसरी जगहों पे, वहाँ वो उसको जो है रॉन्गली पेश कर रहे हैं। उन्होंने सीरियसली जब वो खड़े होकर परसों भी उन्होंने बात की और महंगाई की जहाँ उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कैटेगोरिकली अपने खिताबात में कहा कि इदारा शुमारियात के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट जाके वर्डिक्ट दिया कि जी जो महंगाई है वो तो नहीं है। तो फिर ये जो हम उसकी रिपोर्ट्स और फैक्ट्स फिगर्स देखा है, इदारा शुमारियात जो बता रही है 1 वीक के अंदर अंदर हमने देखा कि 2% से अबव जो है वो महंगाई चली गई, और फिर जो रेट्स बढ़े सारी चीज़ों पे, जो ज़िंदगी की अशिया खुर्दनोश हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं वो। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तवानाई के शोबे में जो IMF कह रहा है, जो अपनी शराइत ला रहा है, उसी दिन जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और हमाद अज़हर साहब ने और बैठ के जो है हफीज़ शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हम 50% तक जो है वो छोटी कंपनियों को और सबको जो है बिजली फ़रोख्त करेंगे 50% रेट्स में सारा। वहीं उसी दिन की बड़ी ख़बर थी। आई डोंट नो कि वो ख़बर जो है मैं देख रही थी कि एक निजी चैनल पे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था करते हुए, क्योंकि आजकल वो जैसे कि आप लोग कहते आए माजी में कि जी बहुत सारे एंकर्स बहुत सारे लोग के फेवरेट हैं, हुकूमतों के रहे माजी में, इसी तरह आपके भी एक फेवरेट एंकर जो है वो उसको बिल्कुल ही टर्न आउट करके मोल्ड करके उसको पेश कर रहे थे उसके ऊपर सेगमेंट। एंड आई वॉज वेरी शॉक, जबकि वो उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी और हमने अपने प्रोग्राम में की थी। एंड आई थिंक ओनली 1 और 2 एंकर पर्सन जिन्होंने उसको उठाया कि जी तवानाई के शोबे में IMF ने कैटेगोरिकली उस दिन कहा कि आपको जो गर्दिशी कर्ज हैं वो 1000 अरब रुपए के जो है कम करने हैं और वो बोझ आपने डालना होगा अपनी जो है बिजली सारिफीन के ऊपर, यानी कि बिजली के नर्क बढ़ाने के। और उसी से रिलेटेड आज की खबर मैं आपको एक और दे देती हूँ
कि बिजली सार्फिन पर मजीद 82 अरब 59 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हो गई और तकसीम कार कंपनियों ने नापरा को 82 अरब 59 करोड़ रुपए का बोझ सार्फिन पर डालने की दरख्वास्त दे दी है। तो ये भी तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। देखिए ये फैक्ट्स एंड फिगर जो आप कह रही है ये भी आया है, ये अभी अप्रूव कुछ नहीं हुआ इसमें, ठीक है। जिस तरह बात करिए महंगाई की, महंगाई तो देखिए हर दौर पे रही है महंगाई। जिस तरह अगर वीट की बात करें, गंदम यहाँ पे नहीं रोकते सिंध तो ये बुरान पैदा नहीं होता। गंदम यहाँ तो सिंध तो पहले ही कितनी गंदम, आपको नहीं पता, आप तो माशाल्लाह खुद प्रोग्राम कितनी अरबों रुपए की गंदम ही गायब हो गई यहाँ से सारी। तो बुरान पैदा कहाँ सी चीज़ों को हुआ, ये सब चीज़ों का बुरान पैदा हुआ। अब चीज़ें मैं खास से मार्केट में सब अवेलेबल हैं। सिंध की बात करो, देखिए मैं भी कह रहा हूँ, दूसरे सूबों की भी बात करो, लेकिन अब ये चीज़ें वापस आ गई हैं और जो रेट भी है उसका नीचे आ गया वापस। ये मैं आज की आपको रिपोर्ट, कल की बल्कि के खबर बता रहा हूँ कि चाहे वो आटा हो, चीनी हो, या जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं और इन पे काबू पा लिया। इन पे जो रेट्स हैं वो भी इन पे काबू पा लिया, नीचे आ गया वो भी काफ़ी रेट। लेकिन जो अगर बात करें आप कि जी ये महंगाई कौन से दौर में नहीं हुई, महंगाई सिर्फ वजह क्या हुआ कि जितना पिछली गवर्नमेंट ने, ये दोनों गवर्नमेंट थी, इसके कसूर हुआ। जो हमारे मुल्क का कर्जे को कहाँ से उठा के कहाँ ले गए। अगर अपने उन्होंने चाहे वो सरे महल होते, चाहे लंदन की कोई महल होती, ये सब ना बनाया होता, आवाम का सोचा होता, तो आज हमारा मुल्क प्रॉस्पर होता कि नहीं होता। ये तो सब इतने जैसे आज वो नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठ के अरबों खरबों रुपए के महल बना के, वो जो पैसा उनके पास है वो डॉलर्स में पैसा है। अली अजीज साहब मैं आपके इस पॉइंट से भी एग्री करती हूं, साहब मैं आपकी से भी एग्री करती हूँ, साहब मैं आपकी से भी एग्री करती हूँ, साहब मैं आप से भी एग्री 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 हूँ, आप तवानाई साहब मैं आप तवानाई से भी तवानाई हूँ, आप तवानाई साहब मैं आप तवानाई से भी तवानाई हूँ, आप तवानाई साहब मैं आप तवानाई से भी तवानाई हूँ, आप तवानाई अब साहब मैं आप अब से भी हूँ, आप अब साहब मैं आप अब से भी हूँ, आप अब साहब मैं आप अब से भी हूँ, आप अब साहब मैं आप जो से भी हूँ, आप कॉन्ट्राडिक्ट जो साहब मैं आप कॉन्ट्राडिक्ट जो से भी कॉन्ट्राडिक्ट हूँ, आप कॉन्ट्राडिक्ट जो साहब मैं आप कॉन्ट्राडिक्ट जो से भी कॉन्ट्राडिक्ट हूँ, आप कॉन्ट्राडिक्ट जो साहब मैं आप कॉन्ट्राडिक्ट जो से भी कॉन्ट्राडिक्ट हूँ, आप कॉन्ट्राडिक्ट साहब मैं आप से भी हूँ, आप 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 वज़ीर साहब मैं आप वज़ीर से भी वज़ीर हूँ, आप वज़ीर साहब मैं आप वज़ीर से भी वज़ीर हूँ, आप वज़ीर साहब मैं आप वज़ीर से भी वज़ीर हूँ, आप वज़ीर साहब मैं आप वज़ीर से भी चरा जाएगी हूँ, आप चरा जाएगी साहब मैं आप चरा जाएगी से भी चरा जाएगी हूँ, आप चरा जाएगी साहब मैं आप चरा जाएगी से भी चरा जाएगी हूँ, आप चरा जाएगी साहब मैं आप चरा जाएगी से भी चरा जाएगी हूँ, आप साहब मैं आप से भी 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 हूँ, आप साहब मैं आप अभी से भी अभी हूँ, आप अभी साहब मैं आप अभी से भी अभी हूँ, आप अभी साहब मैं आप अभी से भी अभी हूँ, आप अभी साहब मैं आप अभी से भी जिस तरह हूँ, आप जिस तरह साहब मैं आप जिस तरह से भी जिस तरह हूँ, आप जिस तरह साहब मैं आप जिस तरह से भी जिस तरह हूँ, आप जिस तरह साहब मैं आप जिस तरह से भी जिस तरह हूँ, आप जिस तरह साहब मैं आप फिर से भी फिर हूँ, आप फिर साहब मैं आप फिर से भी फिर हूँ, आप फिर साहब मैं आप फिर से भी फिर हूँ, आप फिर साहब मैं आप फिर से भी फिर हूँ, आप ट्रिलियन साहब मैं आप टैक्स अगेन से भी ट्रिलियन हूँ, आप टैक्स अगेन साहब मैं आप ट्रिलियन से भी टैक्स अगेन हूँ, आप ट्रिलियन साहब मैं आप टैक्स अगेन से भी ट्रिलियन हूँ, आप टैक्स अगेन साहब मैं आप से भी हूँ, आप 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 साहब मैं आप से भी
Trillion years tax again. Trillion tax again. Trillion tax again. Tax again. Years tax again. Tax again.
कि जे मैं आप कि जे सभी ये आगे कि जे कि जे मैं आप कि जे सभी ये आगे कि जे कि जे मैं आप कि जे सभी ये आगे कि जे कि जे मैं आप जे सभी ये आगे 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 मैं आप पैसे सभी ये आगे पैसे पैसे मैं आप पैसे सभी ये आगे पैसे पैसे मैं आप पैसे सभी ये आगे पैसे पैसे